अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर हमेशा हम आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देते हैं, नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारी आती हैं। आज की वीडियो हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के मुतल्लिक है। इस्लामाबाद की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ऊपर इस वक्त मैं ये समझूंगा कि बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, जो कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने एक बहुत सख्त इकदाम किया है। 12 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ जो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन के अंदर आती हैं उनके ऊपर इस पर एक मुकम्मल रिपोर्ट हम पेश करेंगे। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उस पर भी बात करेंगे। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए। नाज़रीन, बात कुछ इस तरह है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ, इनके मुतल्लिक हमने हमारे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जिसमें हमने आपको हर लम्हा ये बताया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ किस तरह बनती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, इसमें क्या फ़वायद होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं इतना सा जिक्र ज़रूर करूँगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाने का मकसद यही होता है कि मेंबरान को सस्ते प्लॉट्स देने, जिनके ऊपर वो अपने घर बनाकर अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, बहरहाल बदकिस्मती रही कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ अक्सरियत में मासवाए चंद एक के वो जो कारकर्दगी जो इनसे ये एक्सपेक्टेड कारकर्दगी थी, बड़ी तवक्को थी कि ये जो गरीब लोग हैं या गरीब मेंबरान हैं उनके ख्वाब पूरे कर सकेंगे, लेकिन ये लोग बुरी तरह नाकाम रहे। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव इरफान नवाज मेमन साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है इनके खिलाफ। उसमें तकरीबन 12 जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं वो आई हैं। इरफान नवाज मेमन साहब ने ये किया है कि इन 12 जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां उनकी नज़र में आई हैं, उसमें उन्होंने ये किया कि नई मेंबरशिप और अलाटमेंट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। ना सिर्फ पाबंदी आयद की, बाकायदा उन्होंने नोटिफिकेशन एक जारी किया है। सर्कल रजिस्ट्रार, चूँकि उनके अंडर में ये सारी सोसाइटियाँ आती हैं, तो देखते हैं इनको रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं। सर्कल रजिस्ट्रार का एक नोटिफिकेशन भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। तो नाज़रीन, इसमें जो सोसाइटियाँ आई हैं पहले हम उनका जिक्र करते हैं, फिर आगे चलकर आपको बताएंगे। इसमें फेडरल एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको हम जना गार्डन भी कहते हैं, फिर फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिर सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिर इस्लामाबाद फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिर NA एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, फिर इसी तरह कैबिनेट डिवीजन एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, फिर इंटीरियर एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, फिर इसमें सिविलियन, जिसको स्वां गार्डन आप लोग कहते हैं, सिविलियन एम्प्लॉइज़ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी शामिल है, फिर सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, फिर इसमें CBR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इसमें आखिर में जो सोसाइटी है जिसने मुझे भी हैरान कर दिया, क्योंकि पिछले दिनों हमने बहुत बड़े बड़े नेशनल जो कौमी अखबार हैं उनके ऊपर लेआउट प्लान की मंजूरी और सब परमिशनों की बात की गई, इश्तहारात दिए गए, मुबारकबादें दी गई कि CDA से जो इसका लेआउट प्लान मंजूर हो गया है। लेकिन इसके बावजूद उस सोसाइटी का नाम भी आया जो कि वाक़तन हैरान कुन था। वो है IB एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसको हम गुलबर्ग ग्रीन कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस वजह से डिप्टी कमिश्नर जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं उन्होंने IB एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का भी नाम ले दिया। लेकिन नाज़रीन, ये तो खैर कानूनी बातें हैं। अगर IB का या IB सोसाइटी का लेआउट प्लान मंजूर है तो फिर शायद ये कोई टेक्निकली मिस्टेक होगी या कोई ऑफिशली जो इसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे नहीं होंगे या क्या इशू है। ये खैर इस सवाल का जवाब हमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव यानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ही दे सकते हैं। तो बहरहाल इतना बड़ा इदारा है जिसके नाम पर ये सोसाइटी बनाई गई है, तो समझ नहीं आ रही कि इतने इतने बड़े इश्तहारात, अभी पिछले 2-1 वीक में हम पूरे 8-8 7-7 सफ़ों के इश्तहारात देख रहे थे जिसमें CDA की तरफ से मुबारकबादें थी। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से जो रीज़न बताई गई है नई अलाटमेंट और मेंबरशिप के ऊपर पाबंदी की, तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि जो मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, मसलन CDA के अंडर में जो आती है या और किसी अथॉरिटी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके अंडर में आती है, जो जब तक वहाँ से इनका लेआउट प्लान मंजूर नहीं होगा तो ये नई अलाटमेंट या नई मेंबरशिप नहीं कर सकेंगे।
اب ناظرین اس اقدام سے جو ہماری ریئل اسٹیٹ برادری ہے اس کے کاروبار پر بہت بڑا افیکٹ ہوگا، کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار پہلے ہی بہت زیادہ مندے میں چل رہا ہے، نقصان میں چل رہا ہے، تو اوپر سے یہ اگر نئی الاٹمنٹ نہیں ہوگی تو یہ لوگ جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں یہ کہاں جائیں گے۔ بہرحال ڈی سی صاحب نے اگر تو انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس زمینیں پوری نہیں ہیں، ان کے نقشے منظور نہیں ہیں، یا ان کے پاس جو متعلقہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہے، تو پھر ایسے میں یہ لوگ اس کیٹیگری میں آ گئے کہ ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے تاکہ یہ اپنی زمینیں پوری کریں، اپنا لے آؤٹ پلان منظور کروائیں، تو اس کے بعد یعنی یہ اپنا کام کر سکیں گے، نئی ممبرشپ دے سکیں گے۔ اب ناظرین ایک بات جو میں آپ کو واضح طور پر سمجھا دوں کہ اس میں وہی سوسائٹیز ہیں جن کے لے آؤٹ پلان منظور نہیں ہیں۔ اگر لے آؤٹ پلان کسی سوسائٹی کے پاس ہے، موجود ہے، جس طرح کہ ہم نے پچھلے دنوں آئی بی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اشتہارات دیکھے تھے کہ ہمارا لے آؤٹ پلان منظور ہو گیا، سارے سیکٹرز کا لے آؤٹ پلان ان کا منظور ہو گیا، تو انہوں نے زمینیں پوری کر لیں، سارا کچھ پورا کر لیا، تو اس کے باوجود بھی اگر ان کو اس پابندی کا سامنا ہے، تو اگر ان کے پاس وہ سارے ایویڈنس موجود ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ پھر اس کیٹیگری میں آئے گی۔ بہرحال یہ قانونی بات ہے، یہ تو رجسٹرار کوآپریٹو ہی کلیئر کر پائیں گے۔ تو ناظرین یہ جو کوآپریٹو سوسائٹیوں کے متعلق ایک خبر ہمارے پاس آئی تھی، ہم نے کہا اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کریں۔ تو بہرحال ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے یہ ایک اچھی خبر میں نہیں سمجھتا، کیونکہ کاروبار پہلے بھی بڑے نقصان میں چل رہا تھا اور اتنے ٹیکسز کی بھرمار تھی، اور اوپر سے یہ جو نئی الاٹمنٹ یا ممبرشپ نہیں ہوگی تو نئے پلاٹ کریٹ نہیں ہوں۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی طرح کی نئی ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔